आज से एक मंथ पहले मैंने ये डिस्टर्बिंग वीडियो अपलोड की थी। सो पार्ट 2 इज हियर। इस बार एक नहीं दो नहीं टोटल 4 स्टोरियां एक्सप्लेन की हैं। तो स्टोरी होने के साथ ही आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। का माइंड डिस्टर्ब होगा ही और दूसरों का भी करोगे। बिना देरी के लेट्स प्ले द वीडियो। स्टोरी शुरू होती है एक क्लासरूम से, जहाँ पर एक टीचर एक लड़के को ब्लैक बोर्ड के ऊपर आंसर लिखने के लिए बुलाता है और इस लड़के का नाम है कीटामारू। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मिचिको। जिस चौक से कीटामारू ने आंसर लिखा होता है, मिचिको उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। थोड़ी देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और सभी बच्चे घर पे चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद मिचिको आती है और वो चौक को उठाती है। वो ऐसे उठाती है जैसे कि वो कीटामारू के टच किए हुए जगह पर टच ना करे। उसके बाद वो पैकेट में डालती है और घर पे ले जाती है। इस लड़की का क्रश है उस लड़के के ऊपर। अगर वो लड़का किसी भी चीज को टच करता है तो वो उसे ये अपने पास चाहिए। ये इन सब चीजों को ही कलेक्ट करती है। स्टॉकिंग तक तो ठीक रहता है, बट ये टचिंग वाला सिस्टम इज लाइक ए डिफरेंट। और आगे हम देखते हैं कीटामारू को, जो कि मेट्रो के अंदर होता है और उसने ऊपर वाला हैंडल पकड़ा होता है। यहीं पर मिचिको भी होती है। उसने ये चीज पक्का देख ली होगी। कीटामारू एक बुक को रिटर्न करता है और मिचिको वहाँ पर छुप के देख लेती है। अगले दिन बारिश हो रही होती है तो कीटामारू अम्ब्रेला लेके आता है। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लास के अंदर जब वो जंप करने वाला होता है, जंप लगाने की कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है और उसके हाथ उसके ऊपर टच हो जाते हैं। और इसी दिन क्लासरूम के अंदर कीटामारू को उसकी पेंसिल ही नहीं मिलती। उसके साथ ये पहली बार नहीं होता। वो कहता है कि भाई तेरे साथ और कितनी बार ऐसा होगा, तुम हर बार अपनी पेंसिल घुमा देते हो। उसके बाद वो घर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसका अम्ब्रेला है लेकिन उसका हैंडल ही नहीं है। ये सब चीजें मिचिको ही नहीं चुराई हैं। और हम देखते हैं कि उसका मेट्रो का हैंडल चुराते हुए देखते हैं कि स्पोर्ट्स वाला जो जंप करने वाला था वो उसके भी हिस्सा उठा के ले चुकी है। वो घर आके उन सब चीजों को अपने एक थैली के अंदर रखती है, से हवा भी ना जा पाए उसके अंदर। हर एक चीज के ऊपर वो लेबल लगा रही होती है। एक उसकी मेट्रो का हैंडल है, एक उसकी छाते का हैंडल है और ये क्या चीज है, क्लासरूम डोर हैंडल। और ये जब पेन को लेबल कर रही होती है तब ये बोलती है कि ये आज मैंने उसका 5वां पेन चुराया है। गीता के कितने अच्छे हाथ हैं जो इसको यूज करता है। उसके बाद हम इसका पूरा कलेक्शन देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा है। माचिस की तिल्ली, सेफ्टी पिन और ये क्या सिक्का 1 रुपए का। और यहाँ तक कि इसने टूटी के ऊपर जो वॉल होता है वो भी तोड़ लिया। जब वो मैंने निकाला तो पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब ये तो थी सब नॉर्मल चीजें, बट इससे ज्यादा भी वो कुछ टच तो करता ही होगा ना। तभी मिचिको का डैड पी के घर पे आता है। उसे घसीटते उसके बेडरूम के अंदर सुला देती है। डैड से कहती कि आपका कलेक्शन इतना अच्छा नहीं है डैड, आप वैसे भी उनकी संभाल नहीं करते। अगले दिन स्कूल के अंदर गीता अपने डेस्क के ऊपर हाथ रखता है। वो सोच रही होती कि मैं उसका पूरा डेस्क तो नहीं चुरा सकती। फिर वो कारपेंटर वाले टूल से उसके डेस्क का कुछ हिस्सा छील के अपने पास रख लेती है। उसके क्रश ने कुछ ना कुछ कूड़े के अंदर फेंका ही होगा और ये डस्टबिन को पूरा उठा लेती है और कहती है कि मैं इसको बाहर फेंक आती हूँ। उस कचरे के अंदर भी जो सामान होता है वो सब इकट्ठा कर लेती है। एक दिन तो ऐसा होता है कि गीता किसी कैट को पेट कर रहा होता है, उसकी गर्दन के नीचे हाथ लगाते हुए। तभी ये उसकी कैट के पास आती है लेकिन कैट उसे पंजा मार देती है। तभी गीता इसका हाथ पकड़ लेता है। तो तुम्हें अब क्या लगता है, क्या वो अपना भी अब हाथ काट डालेगी? बट नहीं, वो हाथ नहीं काटने वाली। वो अपने हाथ का कुछ हिस्सा ही काट लेती है। जहाँ भी उसने टच किया था वो उस जगह के ऊपर उसने ब्लेड से थोड़ा हिस्सा काट लिया था। अपनी स्किन को भी प्रॉपर लेवल करके पैक कर लेती है। उसके बाद वो अकेले बैठी सोच रही होती है व्हाट इफ कीटामारू किस्ड मी। फिर वो इमेजिनेशन भी कर लेती है कि वो अपने लिप्स को कैसे काटेगी। सोचती कि अगर मेरे क्रश ने कहीं और मुझे टच किया, भाई साहब ये उस चीज को भी इमेजिनेशन कर रही होती कि वो मैं कैसे काटूंगी। मंगा पैनल को मैं ठीक से दिखा तो नहीं सकता, ये तुम खुद जाके देख लो। खुद के बॉडी पार्ट काटने की सोच सोच के वो खुश भी हो रही होती है। अगले दिन स्कूल के अंदर मिचिको देख लेती है कि उसके क्रश का हाथ किसी दूसरी लड़की के हाथ में है। इसी दिन गीता जब वॉलीबॉल खेल रहा होता है तो उसके दोस्त की टी शर्ट के ऊपर हाथ रख देता है। अगले दिन उसका दोस्त देखता है कि उसकी जो टी शर्ट है उसकी इस टी शर्ट में छेद हो रखा है। इसके साथ भी एक बार नहीं हुआ, जो क्लास में एक लड़का होता है वो कहता है अरे भाई तुम्हारे किसी के साथ दुश्मनी है क्या? तुम्हें वो याद है जब गीता ने एक बिल्ली को टच किया था? एक लड़की उस बिल्ली को खाना खिलाने आती है और वो ये देखती है जहाँ से टच किया तो उस बिल्ली की वहाँ से खाली उखाड़ ली। जस्ट अभी कीटामारू एक लड़की के हाथ पकड़ के वहाँ से जा रहा था। मिचिको उन्हें देख लेती है। सोच सकते हो कि अब उस लड़की के साथ क्या क्या होगा। ऐसी हॉरिबल चीजें करती है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मिचिको उस लड़की के पूरे कपड़े उतार देती है और उसे एक जगह के ऊपर बांध देती है। जिस जगह भी ऊपर उसने टच किया था उसके हाथ का वो हिस्सा ही वो काटने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की दर्द के मारे अपनी उंगलियों को हिलाती है। तो ये तभी वो लड़की उसकी उंगलियों के ऊपर ही कील ठोक देती है। इस कारण उसकी अब उंगलियां नहीं हिलने वाली। फिर वो उसकी मांस को उखाड़ती है धीरे धीरे
धीरे से। और तुम सोच रहे हो कि ये वर्स्ट पार्ट है, नहीं, इससे आगे जो चीजें हुई हैं वो हदें पार हैं। राइट हैंड की हाथ की स्किन उखाड़ने के बाद वो कहती है कि क्या पता उसने तुम्हारा लेफ्ट हैंड भी टच किया हो। फिर वो उसके लेफ्ट हैंड की स्किन भी उखाड़ देती है और वो सब चीजों को प्रॉपर लेबल भी करके रखती है। तुम लोगों को एक और बात बताऊं, ये वर्स्ट पार्ट नहीं है, इससे आगे भी कुछ डरावना है। क्या भरोसा तुम लोगों ने किस वगैरह भी किया हो। तभी मीची को एक ब्लेड से उसके लिप्स भी काट देती है। फिर वो सोचती है कि क्या भरोसा कि उसने तुम्हारे कहीं और भी टच किया हो, उसके ऊपर और नीचे। तुम सोच सकते हो, मैं वो नहीं बोलने वाला। और हाँ, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें आगे तो आने वाली हैं। इसे पढ़ते वक्त मुझे लगा कि ऑथर यार किस लेवल तक सोचता है, वो इतना गंदा भी सोच सकता है। मिचिको ने इतना गंदा जो टॉर्चर किया जिस वजह से वो मर जाती है। पूरे स्कूल के अंदर ये बात फैल जाती है कि वो लड़की मिसिंग हो गई है। और तभी कुछ लोग कितामारू को बोलते हैं कि आजकल तुम्हारे साथ घूमती थी ना वो, तुमने कुछ किया होगा ना। तभी एक लड़की उसे सहारा देती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें मिची को लुक कर देख लेती है। और बस अब तुम्हें पता ही है अब इसके साथ क्या होने वाला है। तभी मिचिको का बाप घर आता है, वो कहता है कि ये कैसी स्मेल आ रही है। वो देखता है कि उसकी बेटी एक लड़की की बॉडी के ऊपर है, उससे वो बहुत ज्यादा काट चुकी है। ये वही लड़की है जो कितामारू को सिम्पथी शो कर रही थी। इस बार इसने उस लड़की का ब्रेन तक भी निकाल लिया होता है। इसके पास एक ऑलरेडी पहले से ही पड़ा होता है। दूसरे वाला ब्रेन इसके पापा का कलेक्शन होता है। तभी हम इसके पापा का कलेक्शन देखते हैं जो कि 4 छोटे बच्चे। इसको अपने पापा से कहते हैं कि आपके पास छोटे बच्चों का कलेक्शन क्यों है, रखा ना तो एक रखो। एक इसके साथ एक स्टोरी खत्म होती है। तो चलो दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने आप को बेवकूफ समझती थी। वो सोचती कि मेरी लाइफ में कोई जीने का पर्पस ही नहीं है, इसलिए जो भी उसका मन करता था वो सब चीजें करती थी। और अब वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है और उसके बाद वहाँ पे वो सब कर लेती है। दिमाग पे इतनी टेंशन होने के कारण वो बिना प्रोटेक्शन के सब कुछ कर लेती है। ये सब चीजें करने से जिस कारण वो अब प्रेग्नेंट हो जाती है, इसलिए अब वो के लिए डॉक्टर के पास जाती है। और अब वो वहाँ पर देखती है, वहाँ पर कई सारी औरतें और लड़कियां भी थी। तभी हम देखते हैं कि जो लोग जितना भी ऑपरेशन करवाते थे उन लड़कियों के पीछे इतने ही बेबीज दिखते थे जो कि उनके साथ चिपके होते हैं। वैसे ही कुछ दिनों के बाद वो उन औरतों के साथ ही पार्टी वगैरह करने लग जाती है, उन लोगों के साथ भी हैंग आउट करना शुरू कर देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब बंदे उसकी ही तारीफ करते थे जिसने सबसे ज्यादा ऑपरेशन करवाया होता है। इस कारण वहाँ की बाकी औरतें भी यही कंपटीशन रखती हैं कि हम भी सबसे ज्यादा करवाएंगे। ये देख हमारी मेन कैरेक्टर भी इन सब चीजों में लग जाती है। वो बार बार लोगों के साथ वो सब करके अपने आप को प्रेग्नेंट करती थी, के बाद ऑपरेशन भी करवा लेती थी। अब वो अपना गोल पूरा करने के लिए सिर्फ एक और की जरूरत थी। अब वो डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि उसने इतनी बार वो करवा लिया जिस वजह से अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसलिए वो जल्दी से जाती है प्रे करने के लिए। वहाँ पे जाके गॉड से प्रे करती है और वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो प्रेग्नेंट तो हो जाती है बट वो बिना करे होती है, इसलिए वो भी समझ जाती है कि ये बच्चा है, ये गॉड ने दिया है गिफ्ट के रूप में। अब कुछ टाइम के बाद वो अपना कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और तभी वहाँ पर कुछ प्रीस्ट वगैरह आ जाते हैं और डॉक्टर को ही मार देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम अब आ सकती, तुम्हारे अंदर जो बेटा है वो गॉड का बच्चा है। वो दूसरी जगह के ऊपर जाती है के लिए, बट वहाँ के डॉक्टर भी वो नहीं कर पा रहे थे। और अब उसके बाद वो कई तरह की दवाइयाँ वगैरह खाती है जिस कारण वो उसका अब फिर भी नहीं हो पाता। और अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि ये शायद सच में ही गॉड का बेटा है। अब मुझे भी अपने लाइफ का पर्पस पता चल चुका है कि मैं अब गॉड के बच्चे को जन्म दूं। और अब वो उसका काफी ध्यान भी रखने लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और उसका पेट भी अब काफी बड़ा हो चुका था, बट अब वो बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा था, वो अंदर ही अंदर और ज्यादा बड़ा हो रहा था। मेरे ख्याल से अब उसे अंदर रहना ही ज्यादा सेफ फील हो रहा था। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो चलो अब हम इसकी नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हम एक क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम है कांजी निशियामा, जो कि पुलिस से बच के भाग रहा होता है और भागते टाइम उसका रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है। ऑन द स्पॉट वहीं पर वो मर जाता है। अब हमें न्यूज में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलर होता है। इस बंदे ने पहले भी काफी मर्डर करे हुए हैं। ये बंदा अपने विक्टिम्स को मार के उसके बॉडी पार्ट के अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगहों के ऊपर दबा देता था। ये हिंट भी देता था उसके बाकी की पार्ट को ढूंढने के लिए। अभी हाल ही में इसने एक लड़की का कत्ल भी किया था जिसका नाम था
था जिंकू सासायोमा। तभी हमें दिखाया जाता कि जिंकू का एक बॉयफ्रेंड भी होता है, उसका नाम था मसाजी ओका। ये उसका बॉयफ्रेंड जल्दी ही उससे शादी भी करने वाला था। अब ओका अपने घर पे बैठा होता है, तभी उससे बेल की आवाज आती है। अब वो बाहर जाके देखता है तो वो सामने देख थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का बाहर सर रखा हुआ था। उसके बाद वो सीधा उस सर को पुलिस के पास ले जाता है। उसके बाद वो रिसर्च वगैरह करते हैं, उन्हें उसके साथ एक पर्ची भी मिलती है। उस पर्ची के ऊपर दूसरी बॉडी पार्ट का हिंट भी लिखा होता है। अब उस लड़की का बॉयफ्रेंड उन डिटेक्टिव्स की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उन डिटेक्टिव के साथ अपनी गर्लफ्रेंड जिंकू की बॉडी के पार्ट्स ढूंढने के लिए जाता है। पहले क्लू का पीछा करते हुए वो पहुंचता है कब्रिस्तान के अंदर, जहाँ उसे कब्र के ऊपर एक चाबी मिलती है। वो चाबी एक लॉकर की थी। जब वो उस लॉकर को जाके खोलता है, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का एक हाथ होता है। उसके बाद उसे एक और क्लू मिलता है और वो उसके पीछा करता है। पीछा करते हुए वो सीधा एक अपार्टमेंट में जाता है। वहाँ की एक टैंकी के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड की एक लात मिलती है। और ऐसे ही करते करते उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सभी बॉडी पार्ट्स को ही कलेक्ट कर लिया था। और अब वो ऑफिसर उसकी बॉडी पार्ट्स की तलाशी वगैरह ले रहे थे। तभी उन सब का ध्यान जाता कि उसके हर एक बॉडी पार्ट के ऊपर जैपनीज में कुछ लिखा हुआ था। जब वो उन शब्द को एक साथ लाइन में लगा के देखते हैं तो वो वर्ड बनता है कांजी निशियामा, जो कि उस किलर का ही नाम होता है। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि शायद जिंकू को पहले ही रियलाइज हो गया था वो उसे मार के उसके बॉडी पार्ट्स को काट देगा, इसलिए उसने अपनी बॉडी के पार्ट के ऊपर उसका नाम लिख दिया। से जो भी उसकी बॉडी ढूंढे तब उसके किलर का नाम पता चल जाए। वो कहते हैं इसका तो अब वैसे कोई काम ही नहीं रहा, क्योंकि कांजी तो ऑलरेडी ही मर गया। ओका फिर भी हार नहीं मानता। वो उसके बचे कुचे भी बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा करने शुरू कर देता है। नोटिस करता है कि उनके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। समझ नहीं आ रहा था कि उसके गर्लफ्रेंड आखिर उससे क्या बताना चाहती है। उसके बाद वो उसके लास्ट बॉडी पार्ट को चेक करता है, जो कि एक बम होता है। उस बॉडी पार्ट के ऊपर भी कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसके बाद ओका के घर वो डिटेक्टिव आता है। डिटेक्टिव कहता है कि मैंने इस केस के ऊपर और ज्यादा काफी गहरी रिसर्च की है और मुझे कुछ और ही कुछ मिल गया। वो कहता है कि जो हमें फर्स्ट विक्टिम मिली थी जिसके अलग अलग बॉडी पार्ट मिले थे, उसका नाम था हिरोको इनुगाई। और एक और बात बताऊं, शादी से पहले उसका नाम था हिरोको निशियामा। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की तो मुझे पता क्या मिला, वो उसकी छोटी बहन थी कांजी निशियामा की। तो मान लेते कि कांजी ने ही उसको मारा हो, उसके बाद ही ये मर्डर्स की शुरुआत हुई। बट मैंने जो नोटिस किया हाल ही में जो मर्डर हुआ है, मतलब कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो उसकी बॉडी है अलग तरीके से कटी हुई है। मैंने बाकी के मर्डर्स भी देखे हैं, उनके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से तो ऐसा तो हो सकता है कि कांजी निशियामा कभी किलर तो था ही नहीं। जब उसकी बहन मरी वो तो जापान के अंदर था ही नहीं, वो तो अब्रॉड गया हुआ था अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए। जब वो वापस आया तो उसने अपनी बहन की ऐसी हालत देखी, तब उसने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की होगी, उसे असली किलर का पता भी चल गया होगा। मेरे ख्याल से शायद उसने उस किलर से बदला लेने के लिए जो उसने अपनी बहन के मर्डर के ऊपर जो फील किया वो उससे भी फील कराना चाहता था, इसलिए उसने भी उसकी सबसे कीमती चीज को मारने का फैसला किया होगा, मतलब कि उसकी फियोंसे। हाँ, जब मैंने उन सब बॉडी पार्ट्स को एक साइड लाइन में लगा के देखा तो मुझे पता है क्या सामने आया मेरे, द रियल किलर उसाजी मासोका। तभी वो डिटेक्टिव कहता है कि मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, बस ये तो मेरी एक थ्योरी है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ तो है ही नहीं। मुझे पता चल ही गया होगा कि असली साइको किलर वो ओका ही था, जहाँ उसने अपने पहले मर्डर में कांजी निशियामा की बहन को मारा था, इसलिए उसने उसका बदला लेने के लिए उसकी फियोंसे को ही मार दिया। इसलिए उसकी बॉडी अलग कटी हुई थी, दूसरे मर्डर से कंपेयर नहीं हो रही थी, बिकॉज ये मर्डर कांजी ने किया था। आप अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए तो इसके बाद भी एक माइंड डिस्टर्बिंग स्टोरी अभी बाकी है। और हाँ, ये फाइनल स्टोरी है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड के हाथ में कुछ तो हो रहा है। जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्किन के अंदर कीड़े घूम रहे होते हैं। तभी वो बताती है कि एक बार वो कैंपिंग के लिए गई थी, जब वो उसके अंदर ये कीड़ा घुस चुका था। उसके बाद मैंने इसका इलाज ही नहीं करवाया और फिर मुझे पता चला कि ये कीड़ा मेरे अंदर ही अंडे देता है। वैसे ही धीरे धीरे इनके अंडे ज्यादा होते गए और उनके अंदर से कई सारे और ज्यादा कीड़े निकले जो कि मेरे स्किन के अंदर ही चलते रहते हैं। वैसे ही धीरे धीरे ये पूरे शरीर के अंदर फैल चुके हैं। बट जब वो रेंगते हैं, मतलब कि जब वो चलते हैं, तो मुझे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन मुझे उस दर्द का बहुत ज्यादा मजा आता है। उसकी दोस्त ये बातें उसके ध्यान से सुन रही होती है, वो भी सोच रही होती कि ये कहीं पागल तो नहीं हो चुकी है, साला दर्द में भी किसी को मजा आ सकता है क्या। कुछ दिनों के बाद वो नोटिस करती है कि उसके शरीर के अंदर जो कीड़े थे, सारे के सारे कीड़े ग्रो होकर उसके शरीर से जा
चुके होते हैं। तब वो उस दर्द का एहसास और चाहती थी, और उस दर्द के साथ वो पूरी ऑब्सेस हो चुकी थी, इसलिए उसे और ज्यादा कीड़े की जरूरत थी। इसलिए सबसे पहले तो वो एक पेन से अपने शरीर के अंदर छेद करती है, और उसके बाद जो वो बाहर से कीड़े पकड़ के लेके आई थी उन्हें एक एक करके अपने शरीर के अंदर डालती है। वैसे ही वो अपने शरीर के छोटे छोटे छेद करके उन कीड़ों को अपने शरीर में फैला देती है। जब वो कीड़े उसके शरीर में रेंगते हैं तो वो उस दर्द को एंजॉय करती है। कुछ दिनों के बाद उसकी दोस्त वो फिर से उसे देखने के लिए आती है। उसके बाद जब वो उसे सामने देखती है तो देख हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया। देखती है कि उसके शरीर के अंदर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे होते हैं, जो कि उसके पहले से भी ज्यादा थे, और अब वो बहुत सारे अंडे दे देकर पहले से भी ज्यादा मात्रा में ग्रो हो चुके थे। कीड़े होने के कारण अब उसकी आंखों से भी और नाक से भी बाहर निकलने लग जाते हैं। देखते ही देखते उसका पूरा सर वहीं पर फट जाता है। जब वो फटती है तो उसके अंदर बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, उनमें से एक कीड़ा उसकी फ्रेंड के हाथ के अंदर भी चला जाता है। इसी के साथ ये मांगा यहीं खत्म होती है। और हाँ, एक बात और सुन के जाओ, इसके अंदर कुछ और भी स्टोरीज थी, इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, जो कि मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि सोचा था एक्सप्लेन करूंगा, बट अगर मैं विजुअली नहीं दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ के आएगी। यूट्यूब की पॉलिसी को मैं अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो वो चीजें तुम्हें खुद जाके ही रीड करनी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है या फिर मांगा रीड करना पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल के ऊपर। कमेंट करके आप मुझे अपनी पसंदीदा मांगा सुजेस्ट कर सकते हैं, जिससे मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों की पसंद लोगों तक पहुंचा सकूं। इस मांगा कमेटी को मैं और ज्यादा बड़ा करूं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अरिगातो गोजाइमासु।